students, hope you're fine and doing well. Today our topic is sociological perspective. जब भी हम सोशियोलॉजी के अंदर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं या सोशियोलॉजिकल पैराडाइम्स की बात करते हैं, इट मींस कि हम बेसिक पिलर्स ऑफ सोशियोलॉजी को डिस्कस करने की बात कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स को इन पैराडाइम्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई, वो सोशियोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि थ्योरी एंड पैराडाइम है क्या। थ्योरी इज अ स्टेटमेंट ऑफ हाउ एंड व्हाई स्पेसिफिक फैक्ट्स आर रिलेटेड। द जॉब ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी इज टू एक्सप्लेन सोशल बिहेवियर इन द रियल वर्ल्ड। इट मीन्स कि जब भी हम थ्योरी की बात करते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि जो सम स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं इस सोसाइटी के अंदर, वो किस तरह से आपस में कोरिलेट करते हैं या किस तरह से उनका आपस में एक कनेक्शन बनता है, किस तरह से उनकी आपस में एक एसोसिएशन बनती है। हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो क्राइम करते हैं। हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो लोग पॉवर्टी साइकिल में फंस जाते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन क्यों उस पॉवर्टी साइकिल से नहीं निकल पाते, क्यों उनके अंदर जो एजुकेशन का लेवल है वो लो हो जाता है। तो थ्योरी में हम बेसिकली अपनी सोसाइटी के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की सोशल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल इश्यूज़ हैं या कोई भी चीज़ है, उसको हम देखते हैं कि वो चीज़ आपस में किस तरह से कोरिलेट करती है। और पैराडाइम इज़ द रियल और बेसिक इमेज ऑफ सोसाइटी। अ थ्योरेटिकल पैराडाइम प्रोवाइड्स अ बेसिक इमेज ऑफ सोसाइटी दैट गाइड्स द थिंकिंग एंड रिसर्च। ये जो पैराडाइम है आपको बेसिकली सोसाइटी के बारे में बताता है कि इन रियल सोसाइटीज़ किस तरह की होती हैं, कि सोसाइटीज़ के अंदर चेंज किस तरह से आता है। अगर सोसाइटी के अंदर चेंज आता है तो वो चेंज क्यों आता है, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, वो कौन सी ऐसी फोर्स है जो हमारी सोसाइटीज़ के अंदर बैलेंस क्रिएट करती है, बैलेंस को मेंटेन करती है। तो ये तो था थ्योरी एंड पैराडाइम की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं जो सबसे पहले हमारे पास पैराडाइम है वो है द स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम। अब देखें कि मैंने यहाँ पे दो तस्वीरें पोस्ट की हैं। ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी। जो फर्स्ट तस्वीर है, देखें कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम आपको नज़र आ रहा है इस तस्वीर के अंदर, और दूसरी जो तस्वीर है वो ह्यूमन बॉडी की है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग द थ्योरी दैट सीज सोसाइटी एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। फर्स्ट पिक्चर को देखें कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल फंक्शन वाले क्या कहते हैं कि सोसाइटी को एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह देखते हैं whose parts work together to promote the solidarity and stability। ह्यूमन बॉडी को देखें, जो उसका सेकंड पार्ट है, कि इस सोसाइटी के जितने भी पार्ट्स हैं अगर वो प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो हमारी सोसाइटी के अंदर सॉलिडेरिटी या स्टेबिलिटी आएगी। कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। जिस तरह की ह्यूमन बॉडी है वो भी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अगर ह्यूमन बॉडी के सारे पार्ट्स प्रॉपर काम करेंगे तो ही वो ह्यूमन बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शनल हो सकती है। लेकिन अगर कोई भी पार्ट प्रॉपर काम नहीं करेगा तो वो एक हैंडीकैप्ड बॉडी होगी। इस तरह सोसाइटी में भी इस तरह से ही है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसके सारे के सारे जो पार्ट्स हैं, जो सारे के सारे सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं ये बेसिकली हमारे पास क्या है, फैमिली का इंस्टीट्यूशन है, उसके बाद एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, रिलीजन का इंस्टीट्यूशन है। ये सारे के सारे सोशल स्ट्रक्चर जब आपस में मिल के प्रॉपर काम करते हैं तो हमारी सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी एंड सॉलिडरिटी आ जाती है। इस तरह देखें कि हर्बर्ट स्पेंसर भी यही कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो लाइक का ह्यूमन बॉडी है। उसके बाद हम टालकट पार्सन की बात करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम के अंदर ही। वो ये कहते हैं कि सोसाइटी एज अ सिस्टम and sought to identify the basic tasks that any and all societies must perform to survive and the way they accomplish these tasks। उसमें टालकर पार्सन ये कहते हैं कि सोसाइटी एज अ होल एक ऐसा सिस्टम है जिसके सारे के सारे पार्ट आपस में मिलके काम करते हैं, और इसी चीज़ में ही सोसाइटी का सर्वाइवल है। क्योंकि हर जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके सोशल जो फंक्शंस हैं उसके ज़रिए ही उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, और उस सोशल स्ट्रक्चर की सर्वाइवल ही इसी चीज़ में है कि जो उसको प्रॉपर फंक्शंस असाइन किए गए हैं सोसाइटी के अंदर वो उस तरह से उन फंक्शंस को परफॉर्म करे। इस तरह रॉबर्ट के मर्टन की जब हम बात करते हैं वो ये कहते हैं कि वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल के लिए जो सोशल स्ट्रक्चर के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं या जो सोशल फंक्शंस हैं
वो मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। हर बंदे को प्रॉपर उसके जो बेनिफिशरी जो है उसका, वो ज़रूरी नहीं कि हर बंदे को उस सोशल स्ट्रक्चर के मुकम्मल बेनिफिट्स उसके मिलें। ये मुख्तलिफ़ हो सकता है हर इंडिविजुअल के लिए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो सोसाइटी के अंदर जो सोशल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के जो फंक्शंस हैं, कुछ फंक्शंस जो हमारे पास हैं, वो तो हमारे पास है इंटेंडेड फंक्शंस हैं, जो कि हमें नज़र आ रहे होते हैं, और दूसरे हमारे पास अनइंटेंडेड या अनरिकॉग्नाइज्ड उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे होते। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं एजुकेशन सिस्टम की। जिस तरह से देखें कि मैंने 3 पिक्चर्स इसमें ऐड की हैं। उन पिक्चर्स में आपको नज़र भी आ रहा है कि एजुकेशनल सिस्टम का एक क्लास सिस्टम दिखाया गया है। उस क्लास सिस्टम के अंदर हम ये देखते हैं कि बहुत सारी जो यूथ है, जो लोग हैं, उनको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इनरोल किया गया है। अगर ये सारे के सारे लोग, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर ये सारे के सारे लोगों को अगर इनकी इनरोलमेंट ख़त्म कर दी जाती है, तो ये क्या होगा कि ये सारे के सारे लोग मार्केट में चले जाएँगे। अब मार्केट में इन लोगों के लिए जॉब्स तो है नहीं। इस तरह से एक एजुकेशन सिस्टम का जो इंटेंडेड फंक्शन है, एक तो ये कि जो बच्चे हैं उनको एजुकेट करना है, उनकी सोशलाइज़ेशन करनी है, उनकी ग्रूमिंग करनी है, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है, और उनको जॉब मार्केट से दूर रखना है। आहिस्ता-आहिस्ता वो जॉब मार्केट में एडजस्ट होते चले जाते हैं, और इस तरह से मार्केट एकदम से क्रैश नहीं होती। मार्केट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेशियो है वो एकदम से इंक्रीज़ नहीं होती। दूसरा ये कि बाज़ दफ़ा या मोस्टली हम ये भी देखते हैं कि इन एजुकेशनल सिस्टम के अंदर लोग जो हैं वो एज़ मैरिज कपल के तौर पे भी बाहर निकलते हैं, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारे पास लास्ट स्लाइड है, कि नॉट ऑल द इफेक्ट्स ऑफ एनी सोशल सिस्टम बेनिफिट एवरीवन इन द सोसाइटी। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि क्योंकि एज अ सिस्टम, एज अ होल, ये पूरा का पूरा सोशल स्ट्रक्चर काम कर रहा होता है, तो ज़रूरी नहीं, क्योंकि हम अपनी सोसाइटी के अंदर सोशल इनइक्वालिटी को देखते हैं, और हर बंदे की जो सोशल क्लास है वो मुख्तलिफ सोशल क्लास है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को जो सोशल स्ट्रक्चर है वो उस तरह से ही उसको बेनिफिट, या उसके जो उसके प्रॉपर जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो हर बंदे तक उस तरह पहुँचे। तो ये था हमारे पास सोशलॉजिकल पैराडाइम में स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम, कि किस तरह से जो हर सोशल स्ट्रक्चर है उसके प्रॉपर सोशल फंक्शंस हैं, और वो जब सोशल फंक्शंस परफॉर्म करता है वही सोशल स्ट्रक्चर, तो हमारी सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी एंड सॉलिडारिटी आती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।